है फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं USIT रिक्रूटर ट्रेनिंग। ये एक ट्रेनिंग वीडियो है और काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि हमने इस वीडियो में USIT रिक्रूटर ट्रेनिंग से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को, सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है ताकि आपको इसका एडवांटेज मिले एक ही वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आप USIT रिक्रूटर बनने की सोच रहे हैं या बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाला है फ्रेंड्स। और यदि आप ऑलरेडी एक USIT रिक्रूटर है और आपको कुछ डाउट्स है US स्टाफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस से संबंधित, तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि US स्टाफिंग कंपनी क्या होती है। जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है US स्टाफिंग, US मीन्स यूनाइटेड स्टेट। ये एक तरह की एम्प्लॉयमेंट एजेंसी या प्लेसमेंट एजेंसी होती है जो कि US में होती है और ये एक इंटरनेशनल एजेंसी होती है। अब इस US स्टाफिंग कंपनी में क्या होते हैं कि इनके कई सारे क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट्स मीन्स बहुत सारी कंपनियां होती हैं, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है ये फील करती है। अब इन US स्टाफिंग कंपनी की कई इंटरनेशनल अदर कंट्रीज़ में ब्रांचेस होती है। जैसे इंडिया में कई सिटी में हो सकती है। तो यदि कोई रिक्वायरमेंट किसी US स्टाफिंग कंपनी में क्लाइंट्स की तरफ से आती है तो ये उसके लिए टेक्निकल रिक्रूटर हायर करती है US स्टाफिंग कंपनी और उन रिक्वायरमेंट को के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट देती है क्लाइंट्स को और इसके बदले में प्रॉफिट कमाती है। फ्रेंड्स, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि USIT रिक्रूटमेंट क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी US स्टाफिंग कंपनी के कई क्लाइंट्स होते हैं, उनकी जो भी ओपनिंग्स होती है उनकी ओपनिंग्स को फिल करने के लिए US स्टाफिंग कंपनी टेक्निकल रिक्रूटर्स को हायर करती है। ये रिक्रूटर टेक्निकली स्किल्ड होते हैं और ये रिक्रूटर क्या करते हैं कि ये उन क्लाइंट्स की जो भी जॉब ओपनिंग्स है उनके जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली पढ़ के उनके लिए रेज़्यूमे सोर्स करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं और उन कैंडिडेट को क्लोज करके सबमिट करते हैं क्लाइंट्स को। और जो हमारी US स्टाफिंग कंपनी होती है वो अगर कोई जॉब ऑफ़र आता है तो वो प्रॉफिट कमाती है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं USIT रिक्रूटर क्या होता है। USIT जो भी US स्टाफिंग कंपनी होती है उनकी जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है उनको फिलअप करने के लिए या फिल करने के लिए ये कंपनियां टेक्निकल रिक्रूटर्स को हायर करती है। इनका काम ही होता है कि उन रिक्वायरमेंट्स को आंसर करना और कंपनी को प्रॉफिट देना। अब फ्रेंड्स, हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी USIT रिक्रूटर की सैलरी क्या हो सकती है अगर वो फ्रेशर है। यदि अगर मैं सैलरी की बात करूं तो किसी भी फ्रेशर के लिए जो सैलरी रेंज है वो 15,000 से लेकर 25,000 होती है। ये डिपेंड करता है रिक्रूटर की स्किल्स पर। और फ्रेंड्स, अगर मैं करियर अपॉर्चुनिटी की बात करूं US स्टाफिंग कंपनी में क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, आप बॉटम लेवल से हाई लेवल पर कितना जा सकते हैं वो बताता हूं। अगर आप किसी भी US स्टाफिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपका जो फर्स्ट डेजिग्नेशन होता है या आपका टाइटल होता है वो जूनियर रिक्रूटर होता है। इसके बाद आप रिक्रूटर बनते हैं, इसके बाद आप सीनियर रिक्रूटर बनते हैं, इसके बाद आप लीड रिक्रूटर बनते हैं, इसके बाद आप टीम लीड बनते हैं, इसके बाद आप या तो डिलीवरी मैनेजर बन सकते हैं या अकाउंट मैनेजर बन सकते हैं। इसमें आपको अगर आप टीम लीड है तो आपको एक रिक्रूटर्स की टीम को मैनेज करना होगा। अगर आप एक अकाउंट मैनेजर है तो आपको टीम लीडर और रिक्रूटर्स की पूरी टीम को मैनेज करना है और रिक्वायरमेंट को आंसर करना है। अब अकाउंट मैनेजर के ऊपर या डिलीवरी मैनेजर के जो ऊपर है वो डायरेक्टर पोजीशन होती है या ऑपरेशन हेड। ओके, जैसे कि इंडिया में इंडिया ऑपरेशन हेड,
या डायरेक्टर ऑफ द ब्रांच, ऐसा हो सकता है ये। अब इसके ऊपर डायरेक्टर के ऊपर होता है वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर होता है प्रेसिडेंट। अब ये जो जॉब टाइटल्स हैं ये हर कंपनी टू कंपनी अलग अलग होते हैं। किसी कंपनी में बीच में और कुछ पोजीशंस हो सकती है, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अब फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं क्लाइंट्स की, और मार्कअप अकाउंट और कितने प्रकार क्लाइंट्स क्या होता है। अब किसी भी यूएस स्टाफिंग कंपनी के पास कई सारे क्लाइंट्स होते हैं। ये फार्मा भी हो सकते हैं, आईटी भी हो सकते हैं, नॉन आईटी भी हो सकते हैं। अब इन क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट है यूएस स्टाफिंग कंपनी उनको आंसर करती है। अब हम जानेंगे अकाउंट्स। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, एक मार्कअप अकाउंट, एक नॉन मार्कअप अकाउंट। मार्कअप अकाउंट क्या होता है? मार्कअप अकाउंट में पे रेट फिक्स होता है, क्लाइंट के द्वारा पहले ही रेट फिक्स कर दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि क्लाइंट ने जो हमें पे रेट दिया है, कंसल्टेंट या कैंडिडेट को हमें वही पे रेट देना पड़ता है, या हम वही सेम पे रेट देते हैं। ना तो हम उस पे रेट से कम दे सकते हैं ना ज़्यादा, वो फिक्स होता है। तो ये हुआ मार्कअप अकाउंट, इसमें मार्कअप फिक्स होता है। ये मार्कअप 1.30 भी हो सकता है, 1.50 भी हो सकता है। अब बात करते हैं नॉन मार्कअप अकाउंट। नॉन मार्कअप अकाउंट वो होते हैं जिसमें पे रेट फिक्स नहीं होता है, ये हम हमारी नेगोशिएशन स्किल्स के आधार पर फिक्स करते हैं। और हम जितना अगर किसी रिक्रूटर की नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी है तो वो कंपनी के लिए ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। अब वीएमएस और डायरेक्ट क्लाइंट्स, जैसे कि कई एजेंसियां होती हैं वो वीएमएस के थ्रू काम करती है और या फिर डायरेक्ट क्लाइंट्स के थ्रू काम करती है। जैसे कि डायरेक्ट क्लाइंट्स वो क्लाइंट्स होते हैं जो डायरेक्टली किसी भी स्टाफिंग कंपनी को रिक्वायरमेंट देते हैं, ठीक है, और वो स्टाफिंग कंपनियां डायरेक्टली उनको रिक्वायरमेंट को आंसर करती है ईमेल के थ्रू। अब वीएमएस क्या होता है? कई स्टाफिंग कंपनियों में जो रिक्वायरमेंट आती है वो वीएमएस के थ्रू आती है। वीएमएस क्या होता है? वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि IQ नेविगेटर, फील्ड ग्लास, ये एक सॉफ्टवेयर है। अब स्टाफिंग कंपनियां क्या करते हैं कि जैसे कि किसी भी क्लाइंट्स वीएमएस के थ्रू किसी भी क्लाइंट्स, मान लीजिए क्लाइंट्स है उसमें रिक्वायरमेंट है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट वीएमएस में पोस्ट करेगा और वीएमएस के थ्रू वो स्टाफिंग कंपनी को वो रिक्वायरमेंट आएगी। अब स्टाफिंग कंपनी को रिक्वायरमेंट जैसे ही आएगी, स्टाफिंग कंपनी टेक्निकल रिक्रूटर, टीम लीड और अकाउंट मैनेजर के माध्यम से उसे आंसर करेगी, ठीक है। ये तो हुआ वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम और डायरेक्ट क्लाइंट्स। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट। ओके, सो किसी भी स्टाफिंग कंपनी में कितने प्रकार की रिक्वायरमेंट आती है? जैसे कि ये 3 प्रकार की हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट, कॉन्ट्रैक्ट टू हायर और परमानेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट टू हायर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट जॉब क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट जॉब वे होती है जो एक फिक्स टाइम के लिए होती है, एक निश्चित ड्यूरेशन के लिए होती है। ये ड्यूरेशन कितना हो सकता है? 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 12 महीने या ज़्यादा भी, है ना। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट टू हायर। कॉन्ट्रैक्ट टू हायर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट टू हायर वो जॉब्स होती है जो पहले कॉन्ट्रैक्ट होती है लेकिन बाद में वो फुल टाइम में कन्वर्ट हो सकती है या कन्वर्ट हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, यदि कोई कंसल्टेंट या एम्प्लॉय किसी या जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि एक कंसल्टेंट है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, उसकी स्किल्स अच्छी होती है और क्लाइंट्स को लगता है कि दिस इज़ अ गुड कैंडिडेट, सो उस कंडीशन में क्लाइंट या एम्प्लॉयर उसको फुल टाइम पे, कॉन्ट्रैक्ट से फुल टाइम पे कन्वर्ट कर सकता है। अब परमानेंट पोजीशन या फुल टाइम पोजीशन, ये पोजीशन परमानेंट होती है, इसमें बेनिफिट्स भी दिए जाता है और इसमें सैलरी
ईयरली बेस पे होती है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कॉन्ट्रैक्ट जॉब में क्या होता है, सैलरी आवरली बेस पे होती है, और आवरली बेस पे होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे यूएसए के बारे में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए हम काम कर रहे हैं, सो उसके बारे में हमको जानना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को नहीं जानेंगे तो हम काम नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सभी चीज़ें समझाऊंगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। अब यूएसए जो है, इसमें 50 स्टेट है, 50 स्टेट्स, देर आर 50 स्टेट्स इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब 50 स्टेट जो है उनका पहले तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो हम ये रही आपके मोबाइल स्क्रीन पे देख लीजिए, ये रही यूएसए और ये रही 50 स्टेट्स। ये रहा यूएसए, ये यूएसए का मैप है, और ये रही 50 स्टेट्स। हम इसे प्रोनाउंस करेंगे: अलाबामा, अलास्का, एरिज़ोना, आर्कांसस, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, हवाई, आइडाहो, इलिनॉइस, इंडियाना, आयोवा, कैंसस, केंटकी, लुजियाना, मैन, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, मिशिगन, मिनेसोटा, मिसिसिपी, मिज़ोरी, मोंटाना, नेब्रास्का, नेवाडा, न्यू हैम्पशायर, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, नॉर्थ कैरोलिना, नॉर्थ डकोटा, ओहायो, ओक्लाहोमा, ओरेगॉन, पेंसिल्वेनिया, रोड आइलैंड, साउथ डकोटा, टेनेसी, टेक्सास, यूटाह, वर्मोंट, वर्जीनिया, वाशिंगटन, वेस्ट वर्जीनिया, विस्कॉन्सिन, व्योमिंग। ये तो थे यूएसए के 50 स्टेट्स। ओके, ये तो आप समझ गए होंगे इनको कैसे बोलना। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यूएसए टाइम जोन के बारे में। अब फ्रेंड्स, यूएसए का जो टाइम जोन है वो 6 भागों में डिवाइड होता है। पहला तो है ईएसटी, ईस्टर्न, ईएसटी मीन्स ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, सीएसटी सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम, और फिर हुआ पीएसटी पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम, और फिर हुआ एमएसटी माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम, और फिर होगा नेक्स्ट होगा हवाई, और नेक्स्ट होगा अलास्का। तो फ्रेंड्स, ये 6 टाइम जोन के हिसाब से हमको काम करना पड़ता है। जैसे कि कोई स्टाफिंग कंपनी है, उसके क्लाइंट्स किसी भी स्टेट में, किसी भी टाइम जोन में हो सकते हैं, तो टाइम तो हमको उसके अकॉर्डिंग ही, उस टाइम के हिसाब से अपने को एडजस्ट करना होता है और काम करना होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं, अब हम कैलकुलेट करेंगे ईएसटी टाइम, हाउ टू कैलकुलेट ईएसटी टाइम। फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हम ईएसटी टाइम को कैलकुलेट करना है, तो इंडिया का जो टाइम है, सीधी से एक बहुत ही सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ आपको मैं। इंडिया का जो टाइम है उससे 9.5 घंटे पीछे अगर हम करते हैं, अगर इंडिया के टाइम में 9.5 घंटे हम माइनस करते हैं, तो अमेरिका का ईएसटी टाइम आ जाता है।
ठीक है, या फिर हम यूएसए के ईएसटी टाइम में 9.5 घंटे ऐड करते हैं तो इंडिया का टाइम आ जाता है। अब हम सेंट्रल टाइम की बात करेंगे। अब अगर हम इंडिया के जो टाइम है उसमें 10.5 घंटे माइनस करते हैं तो यूएसए का सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम यानी कि सीएसटी टाइम हमें प्राप्त हो जाता है। और यदि हम सीएसटी टाइम में 10.5 घंटे ऐड करते तो इंडिया का प्रेजेंट टाइम हमें पता लग जाता है। अब हम बात करेंगे एमएसटी, माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम। अब माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना है, इंडिया का जो टाइम है इसमें 11.5 घंटे हम माइनस कर देंगे। अब 11.5 घंटे हम माइनस करेंगे तो एमएसटी हमें मिल जाएगा, या फिर हम एमएसटी में 11.5 घंटे ऐड कर देंगे तो इंडिया का प्रेजेंट टाइम मिल जाएगा। अब हम पीएसटी टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम। अब हम इंडिया के टाइम से 12.5 घंटे माइनस कर देंगे, या फिर पैसिफिक टाइम में 12.5 घंटे ऐड कर देंगे तो हमें इंडिया का टाइम मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया होगा। अगर ईएसटी टाइम, इंडिया का जो टाइम है, अगर उसमें हम 9.5 घंटे माइनस करते हैं तो ईएसटी मिलता है। अगर हम इंडिया के टाइम से 10.5 घंटे माइनस करते हैं तो हमें सीएसटी मिलता है। अब हम इंडिया के टाइम से 11.5 घंटे माइनस करते हैं तो हमें एमएसटी मिलता है। और जब हम इंडिया के टाइम से 12.5 घंटे माइनस करते हैं तो हमें पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम मिल जाता है। तो ये तो हुआ, इस तरह आप टाइम जोन पता कर सकते हैं किसी भी स्टेट का। अब फ्रेंड्स, हम जानना चाहेंगे या बात करेंगे डे लाइट सेविंग टाइम। अब आपने शायद ये सुना होगा, डे लाइट सेविंग टाइम क्या होता है। हाँ, ओके। सो डे लाइट सेविंग टाइम, जैसे यूएसए में गर्मियों की छुट्टी, गर्मियाँ जब आती है, गर्मियों में मार्च जो महीना होता है, मार्च महीने से लेकर जो नवंबर का पहला हफ्ता होता है, ये जो बीच का जो टाइम है मार्च से लेकर नवंबर के पहले हफ्ते का, ये डे लाइट सेविंग टाइम कहलाता है। इसमें क्या होता है कि यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वहाँ की जो मानक टाइम है या स्टैंडर्ड टाइम है उससे वहाँ की घड़ियाँ 1 घंटा आगे कर दी जाती है ताकि इवनिंग में 1 घंटे की बचत की जा सके। इसीलिए इसे डे लाइट सेविंग टाइम कहते हैं। सो ये डे लाइट सेविंग टाइम कब होता है, मार्च से नवंबर 1 के बीच में। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यूएसए की हॉलीडे लिस्ट की। जैसे कि हम किसी भी यूएसए स्टाफिंग कंपनी में काम करते हैं तो हमें इंडिया का कोई हॉलीडे नहीं मिलता, क्योंकि हमको यूएसए के हिसाब से अकॉर्डिंग टू काम करना पड़ता है। और दिस इज़ अ नाइट शिफ्ट जॉब, ये नाइट शिफ्ट जॉब है। और यानी कि दिवाली पे तो कोई जाता नहीं है, पर मतलब छुट्टी नहीं रहती है। ओके, सो बहुत ही कम हमें इंडियन हॉलीडेज़ मिलते हैं, लेकिन अगर हमें यूएसए हॉलीडे मिलते हैं तो डेफिनेटली हम जानना चाहेंगे यूएसए के हॉलीडे क्या होते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। 1 जनवरी को न्यू ईयर्स डे मनाया जाता है, और 20 जनवरी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे मनाया जाता है। फरवरी 17 को प्रेसिडेंट डे मनाया जाता है। 10 मई को मदर्स डे मनाया जाता है, और 25 मई को मेमोरियल डे मनाया जाता है। जुलाई 4 को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। अब 7 सितंबर को लेबर डे मनाया जाता है। अब आपने सुना होगा थैंक्स गिविंग डे, ये नवंबर 26 को सेलिब्रेट होता है। इस दिन छुट्टी होती है यूएसए में। और 27 नवंबर को डे आफ्टर, मतलब थैंक्स गिविंग डे के जो बाद वाला दिन है उस दिन भी छुट्टी होती है, नवंबर 27 को। और 24 दिसंबर को क्रिसमस ईव होती है, इस दिन भी छुट्टी होती है। और दिसंबर 25 को क्रिसमस होता है, और दिसंबर 31 को न्यू ईयर्स की छुट्टी होती है। तो ये तो कुछ हॉलीडेज़ थे, यूएसए के हॉलीडेज़ थे। सो फ्रेंड्स, अब आपको समझ आ गया होगा कि यूएसए के स्टेट्स को, जो 50 स्टेट्स हैं, उनको कैसे प्रोनाउंस करना है,
उनको उनकी जो टाइम जोन है, 6 टाइम जोन, EST, MST, PST, CST। ओके, सो उनको कैसे कैलकुलेट करना है। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, किसी कंपनी में 4 टाइम जोन के क्लाइंट है। एक क्लाइंट है EST में, एक है PST में, एक है MST में, एक है CST में। अगर मान लीजिए EST का टाइम है, अगर EST के टाइम जोन में कोई क्लाइंट्स है, मान लीजिए कोई भी कंपनी है, थर्मो फिशर साइंटिफिक है ना, उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो वो EST टाइम में आती है, मतलब 1 घंटा पहले। तो जो उस क्लाइंट्स की टीम है ना, अकाउंट मैनेजमेंट जैसे कि टीम है, रिक्रूटर और टीम लीडर की जो टीम है, उसमें रिक्रूटर को EST शिफ्ट में आना होता है और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। ऐसा ही CST के साथ, CST, PST, MST, अगर इनके क्लाइंट्स इनके टाइम जोन में हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही रिक्रूटर को की शिफ्ट होती है, उन्हें काम करना पड़ता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम जानेंगे USA टैक्स टर्म। ये तो शायद आपने सुना हो, USA टैक्स टर्म क्या होती है। ये 3 प्रकार की होती है। पहली तो W2, दूसरी होती है कॉप टू कॉप, थर्ड होती है 1099। अब W2 क्या होता है? W2 क्या होता है? W2 में देयर इज़ जो एम्प्लॉय है, मतलब एक कैंडिडेट है और उसका जो कंपनी है, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, सो देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, दिस इज़ अ W2 पे रेट, W2 टैक्स टर्म। ओके, इसमें जो सैलरी आवरली बेसिस पे होती है, या ये फुल कॉन्ट्रैक्ट जॉब भी हो सकती है और फुल टाइम भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया W2। अब हम जानेंगे कॉप टू कॉप क्या होता है। कॉप टू कॉप में 2 कॉपरेशन होती है। अब कॉपरेशन को आप समझ सकते हैं कि 2 एजेंसीज होती है, 2 ऑर्गेनाइजेशन, 2 एजेंसी होती है, रिक्रूटमेंट एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हैं, उनका जिनको आप कॉपरेशन A या कॉपरेशन B कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, कॉपरेशन A के अंडर में तो एम्प्लॉय होता है। ठीक है, कोई कैंडिडेट एक कॉपरेशन A के साथ काम कर रहा है, मतलब उसके अंडर में, तो कॉपरेशन A और एम्प्लॉय के बीच में एक W2 कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब जब इन दोनों कॉपरेशन के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसीलिए इसे कॉप टू कॉप कहते हैं। कॉप मतलब कॉपरेशन। तो शायद आप समझ गए होंगे कि कॉपरेशन के बीच में तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे कॉप टू कॉप बोलते हैं, और इसमें जो पहली कॉपरेशन होती है और एम्प्लॉय के बीच W2 होता है। अब इसमें जो कॉपरेशन A होती है वो एम्प्लॉय का टैक्स पे करती है US गवर्नमेंट को। 1099 की बात करेंगे हम। 1099 क्या होता है? जब कोई कंसल्टेंट अपना टैक्स खुद ही पे करता है तो वो 1099 कहलाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे US वीज़ा की। यदि हम W2 रिक्वायरमेंट पे काम करते हैं तो मेनली हम US सिटीज़न और ग्रीन कार्ड के साथ काम करते हैं। यदि हम कॉप टू कॉप में काम करते हैं तो हमें मेनली H1 वीज़ा के साथ काम करना होता है। H1 वीज़ा क्या होता है? H1 वीज़ा उन कंपनियों के द्वारा दिया जाता है, कंसल्टेंट को दिया जाता है जिनकी USA में काफ़ी ज़रूरत होती है, और ये उन स्किल्ड पर्सन को दिया जाता है जो काफ़ी स्किल्ड होते हैं। और H1B वीज़ा जो होता है, इसकी जो ड्यूरेशन होती है ये 3 साल होती है, और ये इसका जो एक्सटेंड 3 साल और इसको बढ़ाया जा सकता है, 3 + 3 ईयर, 6 ईयर। इनिशियली 3 ईयर होता है, यदि ज़रूरत हो तो इसे और बढ़ाया जा सकता है 6 ईयर। और जब H1 वीज़ा में जब किसी भी कैंडिडेट को सेकंड या दूसरा एक्सटेंशन मिलता है तो वो एक्सटेंशन के दौरान या GC के लिए या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। अब हम बात करेंगे F1 वीज़ा। जब कोई स्टूडेंट, मान लीजिए कोई स्टूडेंट इंडिया से USA में जाता है तो उसे F1 वीज़ा लेना होगा। अब हम बात करते हैं CPT। यदि कोई स्टूडेंट इंडिया से USA जाएगा तो वो USA में एंटर होने के 9 महीने बाद उसे किसी भी स्कूल से एसोसिएट होना पड़ेगा, और
और जैसे वो एसोसिएट होता है उसे 12 महीने का एक CPT वीज़ा मिलता है, जिसमें वो पार्ट टाइम काम कर सकता है। इसे इंटर्नशिप भी कहा जाता है। अब OPT वीज़ा को ऑप्शनल OPT को जैसे कि OPT को क्या कहेंगे, OPT में जब कोई कैंडिडेट, जब कोई स्टूडेंट अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करने वाला होता है, उसके 6 महीने पहले उसे OPT के लिए अप्लाई करना होता है। इसका फुल फॉर्म ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। अब जब वो अप्लाई करता है तो उसे 12 महीने का OPT वीज़ा मिलता है, और उसके बाद फिर कैंडिडेट चाहे तो अप्लाई कर सकता है, उसे 17 महीने का फिर OPT एक्सटेंशन मिल जाता है। इस तरह 12 + 17 29 महीनों का OPT वीज़ा उस कैंडिडेट को मिल जाता है। अब बात करेंगे H4EAD। H4EAD क्या होता है? H1B का डिपेंडेंट होता है H4EAD। ओके, अब हम बात करेंगे TN वीज़ा। TN वीज़ा क्या होता है? थेफ्टा नेफ्टा। ओके, और ये मैक्सिकन और कैनेडियन लोगों को दिया जाता है, और उसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है। L1 वीज़ा क्या होता है? इंट्रा कंपनी वीज़ा। जैसे कि कोई कंपनी है जिसकी ब्रांच USA में भी है और इंडिया में भी है। आप कोई इंडिया का पर्सन उसी कंपनी में किसी काम से काम करने के लिए USA में उसी कंपनी की ब्रांच में जाता है, तो उसे L1 वीज़ा लेना पड़ता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे US जॉब पोर्टल और ATS के बारे में। मेनली US में काफ़ी सारे जॉब पोर्टल्स यूज़ किए जाते हैं US IT रिक्रूटर के द्वारा, जैसे कि करियर बिल्डर, डाइस, मॉन्स्टर, इंडीड, लिंक्डइन, और ATS जैसे कि जॉब डिवा यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं करियर बिल्डर। करियर बिल्डर एक अच्छा जॉब पोर्टल से, ये IT और नॉन IT दोनों के लिए ही उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं डाइस और मॉन्स्टर। डाइस और मॉन्स्टर काफ़ी महंगे टूल होते हैं, और मेनली IT रिक्रूटर मॉन्स्टर और डाइस को प्रेफर करते हैं। इंडीड भी एक अच्छा टूल है, लेकिन इंडीड काफ़ी महंगा होता है, इसलिए बहुत कम कंपनियां इंडीड को यूज़ करती है। लिंक्डइन, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम IT रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं, हमें कई बार काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है रेज्यूमे सर्च करने में जॉब पोर्टल्स पे। हम इस सिचुएशन में लिंक्डइन का यूज़ करते हैं, क्योंकि लिंक्डइन पे काफ़ी अच्छा डेटाबेस होता है कैंडिडेट का। हम इजीली कैंडिडेट को सर्च कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, कनेक्शन भेज सकते हैं, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बहुत अच्छा टूल होता है लिंक्डइन। अब बात करते हैं ATS जॉब डिवा की। कई बार क्या होती है कि कंपनियां अपना खुद का एक डेटाबेस मेंटेन करती है, और कई कंपनियां क्या होती है कि अपना खुद का एक ATS बनाती है, इंटरनल डेटाबेस। इसमें क्या होता है, इंटरनल डेटाबेस से एक तो ये अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, और दूसरा इसमें एक रेज्यूमे का डेटाबेस स्टोर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कॉलिंग स्क्रिप्ट की, कि यदि हम एज अ US IT रिक्रूटर ज्वाइन करते हैं तो हम कैसे कॉल करेंगे। हम इस ट्रेनिंग पार्ट में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। हम बताएंगे कि आप कैसे किसी भी कैंडिडेट को कॉल कर सकते हैं। उसके पहले क्या होगा कि आपको एक रिक्वायरमेंट पे काम करना होगा। पहले तो आपको एक रिक्वायरमेंट दी जाएगी, वो रिक्वायरमेंट आपको समझना पड़ेगी, जॉब डिस्क्रिप्शन आपको समझना पड़ेगा। आपको प्रॉपरली 4 से 5 बार जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट को क्या स्किल चाहिए, और जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन समझ लेंगे उसमें से आपको कुछ कीवर्ड पिक करना पड़ेंगे, स्किल्स आपको पिक करना पड़ेगी। इन स्किल्स से आप बूलियन सर्च स्ट्रिंग बना सकते हैं। अब बूलियन सर्च स्ट्रिंग क्या होती है? बूलियन सर्च स्ट्रिंग वो स्किल्स होती है जो क्लाइंट्स को चाहिए पर्टिकुलर जॉब में। अब एक एग्जांपल लेते हैं आप।
जैसे कि अब बूलियन स्ट्रिंग बनाने के लिए हम जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा, एंड और का उपयोग करते हैं। जैसे कि जावा डेवलपर, अब अगर हम किसी जावा डेवलपर पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो ब्रैकेट में जावा डेवलपर लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, और फिर एंड लिखेंगे, फिर जावा लिखेंगे, जावा और J2EE मतलब लिख सकते हैं ऐसा। सबसे पहले हमको जॉब डिस्क्रिप्शन समझना पड़ेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन जब हम समझ लेंगे, हमको उसमें से कुछ कीवर्ड निकालना होगा। उन कीवर्ड से हम बूलियन सर्च स्ट्रिंग बनाएंगे। इसके लिए मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे बूलियन सर्च स्ट्रिंग बना सकते हैं, ठीक है। जब आप बूलियन सर्च स्ट्रिंग बना लेंगे, फिर आपको इन बूलियन सर्च स्ट्रिंग का उपयोग करते हुए आपको जॉब पोर्टल की सहायता से कैंडिडेट का रेज़्यूमे सर्च करना होगा, ठीक है। जब आपके सामने कोई रेज़्यूमे आ जाएगा, फिर आप उसको देखेंगे। आप उस रेज़्यूमे को, आपके सामने कई सारे रेज़्यूमे होंगे, उन सबसे पहले आपको कैंडिडेट का रेज़्यूमे स्क्रीन करना होगा कि ये रेज़्यूमे अप टू मार्क है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन है या नहीं है। जब आपको कोई अच्छा रेज़्यूमे मिल जाएगा, जब आपको लगेगा कि ये रेज़्यूमे बिल्कुल मैच है, 80 to 90% या 100% मैच है या अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन है, उस कंडीशन में आप उस कैंडिडेट को कॉल करेंगे, ठीक है। कॉल कैसे करेंगे, कॉलिंग स्क्रिप्ट क्या होगी, ये मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए आप किसी जावा डेवलपर पोजीशन पे काम कर रहे हैं और जॉब लोकेशन है प्रिंसटन, न्यू जर्सी, ठीक है। कैंडिडेट का नाम जॉन है। सबसे पहले आप उसको एक यूएस के फ़ोन नंबर से आप कॉल लगाएंगे, ठीक है। जब आप यूएस आईटी रिक्रूटर के रूप में काम करेंगे तो आपको एक टूल दिया जाएगा फ़ोन करने के लिए, उसे ही वो एक यूएस का फ़ोन नंबर होगा, ठीक है। ठीक है, अब हम कॉल लगाते हैं जॉन को, ठीक। जैसे कि हमने जॉन को कॉल लगाया, जो कि एक जावा डेवलपर है। हे, इज़ दिस जॉन? हे जॉन, माय नेम इज़ विनोद एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ consulting or staffing company. I came across your resume, one of the job boards, and I called you regarding a job opportunity as Java developer, and job location is Princeton, New Jersey. So right now, are you looking for job or job change? ठीक है, आप जब ऐसा बोलेंगे तो अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो कैंडिडेट बोलेगा आपको या आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है। अब फिर आप बोलेंगे, अब थोड़ा सा उसको जॉब के बारे में बताएंगे। ओके जॉन, दिस आई एम लुकिंग फॉर समवन कैंडिडेट एज अ जावा डेवलपर हु हैव एटलीस्ट 5 year experience as in back-end development, okay, and candidate must have experience in Spring or Hibernate, at least 2 year experience in Spring or Hibernate, and also candidate must have experience in front-end technologies like HTML, CSS, JavaScript, jQuery, okay, and candidate also must have experience in SQL. And so I screened your resume, you have all the skills, so is it right? You have experience, at least 2 year experience in Spring or Hibernate? Candidate bolega, yeah, I'm experienced, okay. And how many years of experience do you have in SQL? वो बोलेगा I have 4 year experience, ठीक है। फिर हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे, ओके, हम बताएंगे this job is for my direct client Thermo Fisher Scientific. This is a medical device manufacturing company, and this is a initially 6-month contract, but there is high possibility for extension, okay.
So would you be interested and what will be your pay rate expectation? So हमने उसको बताया कि है ये थर्मोफिश, हमारा जो क्लाइंट है वो थर्मो फिशर साइंटिफिक है और ये 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट जॉब है और ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब एक्सटेंड हो सकती है या परमानेंट में चेंज कन्वर्ट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। ये आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। फिर कैंडिडेट बोले या आई एम इंटरेस्टेड एंड माई पे रेट एक्सपेक्टेशन इज़ $50 एन आवर। ठीक है, कैंडिडेट ने बोला $50। हमारे पास पे रेट है $49। तो हम चेक करेंगे कि हम दे सकते हैं या नहीं। इज़ इट पॉसिबल और नॉट, कैन वी हम उसे $50 दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। हम हमारा जो जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक पे रेट कैलकुलेटर होता है, मार्जिन कैलकुलेटर। ठीक है, अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम उसे $50 दे सकते हैं तो बिल्कुल हम उसे दे देंगे। अगर थोड़ा बहुत भी कुछ नहीं है पॉसिबिलिटी तो हम उससे सेंट्स में नेगोशिएट करेंगे। हर देखिए क्या होता है कि US IT रिक्रूटर जो होता है, रिक्रूटर है मस्ट हैव नेगोशिएशन स्किल्स। जैसे कि हम उसे हमारा कैंडिडेट है वो $50 मांग रहा है एन आवर ऑन W2, ओके, बट हमने जब कैलकुलेट किया तो हम उसे $49.75 ही दे सकते हैं मैक्स। सो हम उसे कम्युनिकेट करेंगे, मतलब नेगोशिएट करेंगे, ओके। सो जब हम कैंडिडेट से बात करते हैं, जैसे कि कैंडिडेट मांग रहा है $50, हम उसे मैक्स दे सकते हैं $49.75 पर आवर। हम देखेंगे कि कैंडिडेट लास्ट किस जगह काम कर रहा था, उसका डिस्टेंस क्या था माइल्स में, हमारा डिस्टेंस क्या है माइल्स में। सपोज़ हमने चेक किया गूगल मैप से, गूगल से, सो लास्ट या प्रेजेंटली अगर वो कंसल्टेंट 30 माइल्स पे काम कर रहा है, मतलब वो उसके घर से 30 माइल्स जा रहा है और 30 माइल्स आ रहा है। और अब हमने चेक किया हमारा जो क्लाइंट का डिस्टेंस है उसके होम लोकेशन से या उसके घर से मात्र 15 माइल्स है। हम इसे बताएंगे या आई चेक योर डिस्टेंस from your home to my client location is 15 miles and so you can save more money. So would you be comfortable walking in $49.75 per hour? Candidate will say yeah, I'm interested. So फिर हम उससे पूछेंगे why you want to leave your present job, are you working? Candidate will say yeah, I'm working and my project going to complete, gonna complete, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। सो आई एम एग्रेसिवली आई एम लुकिंग फॉर जॉब। सो कैंडिडेट क्यों जॉब सर्च कर रहा है? क्योंकि उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। और दूसरी चीज़, वो अभी प्रेजेंटली 30 माइल्स पे आना जाना कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, कम्यूट कर रहा है, और हमारी जो लोकेशन है ये ओनली 15 माइल्स है। सो उसे ये कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, सो ऐसा हम इस प्रकार से हमें उससे बात करनी है। ठीक है, सो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही बात करें, मतलब कुछ भी इस तरह से बात कर सकते हैं हम। हर कंपनी की एक अलग स्क्रिप्ट होती है ना। कोई भी 2 कंपनियों की स्क्रिप्ट एक समान नहीं होती, बट मोस्टली एक जैसी होती है। ठीक है, तो ये अपने लेवल पे आप बात कर सकते हैं। सो ये तो हुई हमारी कॉलिंग स्क्रिप्ट। एक बार और हम सर्च कर लेते हैं, एक बार और हम ट्राई करते हैं। मान लीजिए हमारा एक क्लाइंट है थर्मो फिशर और हम किसी HR रिक्रूटर पोजीशन पे काम कर रहे हैं। उसका जॉब डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ लिया, हमने उसमें से कुछ कीवर्ड्स पिक कर लिए जो कि स्किल्स होते हैं, जैसे कि ATS, जॉब पोर्ट्स, रिक्रूटमेंट, है ना, ATS, जॉब डिवा, है ना। अब इससे हम एक बूलियन सर्च स्ट्रिंग बनाएंगे और करियर बिल्डर में सर्च करेंगे कैंडिडेट रेज्यूमे। मान लीजिए हमको एलेक्स नाम
एक कैंडिडेट मिला हमको जो कि गुड फिट है, हमने उसका रेज्यूमे स्क्रीन किया। स्क्रीनिंग क्या होता है? जब हम किसी रेज्यूमे चेक करते हैं कि वो रेज्यूमे या वो कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन है या नहीं है, ठीक है। जब हमको कैंडिडेट मिल जाता है, ठीक है, हमको एक कैंडिडेट मिला एलेक्स जो कि 5 ईयर एक्सपीरियंस एज ए टेक्निकल रिक्रूटर का है, फिर हम उसको कॉल लगाएंगे। हे इज़ दिस एलेक्स? हे एलेक्स, दिस इज़ विनोद एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ कंसल्टिंग, हाउ यू? हम उससे पूछेंगे कैसे हैं आप, तो बोलेंगे आई एम फाइन, हाउ यू? तो हम भी उससे बोलेंगे आई एम गुड एंड थैंक्स फॉर आस्किंग। फिर हम बोलेंगे एलेक्स, आई केम अक्रॉस योर रेज्यूमे फ्रॉम वन ऑफ द जॉब बोर्ड्स, करियर बिल्डर या डाइस, कुछ भी, आप जिस भी जॉब पोर्टल से आपको उसका रेज्यूमे मिला है वो आप बताएंगे। I came across your resume from one of the job boards and I called you regarding job opportunity as a technical recruiter and job location is Princeton, New Jersey. So right now are you looking for job or job change? So Alex will say us, Alex हमको बोलेगी yeah I'm looking for job because right now I'm not working since 2 months, last 2 months, last 2 महीने से मेरे I'm not working. So Alex, I would like to फिर हम उसको जॉब के बारे में बताएंगे। Hey Alex, this job is for my direct line, Thermo Fisher Scientific, and this is initially 1-year project, but there is high possibility for extension and also possibility for converting to full time. And for this job I'm looking for someone candidate who have at least 3-year experience in technical domain, technical recruitment, and candidate must have experience in DICE master and also experienced at least 3-year experience in LinkedIn, and also candidate must have experience in ATS, Job Diva. So I screened your resume, you have 6-year experience in recruitment in technical side, and also you have more than 3-year experience in various job portals like Career Builder, DICE Master, Indeed, on LinkedIn, and you have experience in also ATS. So is it right? Okay, so Alex bolegi yeah, this is right. So Alex, what will be your pay rate expectation? Would you be interested, and what will be your pay rate expectation? क्या आप इंटरेस्टेड हैं और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? एलेक्स बोलेगी या आई एम इंटरेस्टेड एंड माई एक्सपेक्टेशन इज़ $30 an hour. सो हम चेक करेंगे हमारा क्या है, ठीक है, कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, अब हम उसे 29.75 देंगे। Hey Alex, I don't have $30 an hour. I can offer you maximum $20.75 per hour. Okay, so would you be interested? Candidate will say, yeah, I'm interested. ठीक है, so ऐसे हमको बात करनी है, ठीक है। तो ये होगा हमारा स्क्रिप्ट। एकदम डायरेक्टली आप बात नहीं कर सकते, इसके लिए हमको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा उसके बाद हम बात कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि जब हम किसी रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं, या तो वो कैंडिडेट हमारा फ़ोन उठाएगा या उसका कॉल वॉइस मेल पर चला जाएगा। सो अब हमको वॉइस मेल कैसे ड्रॉप करना है, ठीक है। सो ये अब हम इस पार्ट में बात करेंगे। सो मान लीजिए हम रिक्रूटर पोजीशन पे काम कर रहे हैं और कैंडिडेट का नाम है नैटेलिया, ठीक है, और वो वॉइस मेल पे है, ठीक है। तो हम बात करेंगे। हमने कॉल लगाया, कैंडिडेट ने कॉल पिक नहीं किया और डायरेक्टली वॉइस मेल पे गया।
Natalie, this is Vinod. This message is for Natalie. Natalie, this is Vinod, and I'm calling from XYZ Staffing Company or Consulting. I came across your resume from one of the job boards, and I had called you regarding job opportunity as technical recruiter, and job location is New York City, New York. So if you are looking for job, or if you are interested or looking for job or job change, please reach me as soon as possible on my number dash 1234567. Thanks for फ्रेंड्स। अब हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जब भी हम किसी कैंडिडेट को क्लोज करते हैं तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेना होती है जो कि क्लाइंट्स को रिक्वायर्ड होती है। ऐसी इन्फॉर्मेशन को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का या एसेंशियल इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। जैसे कि मैंने एक कैंडिडेट को क्लोज़ किया है किसी जावा डेवलपर पोजीशन के लिए, ठीक है। सो उसमें कुछ और क्लाइंट है थर्मो फिशर साइंटिफिक, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन की हमें आवश्यकता होती है जो कि हम जब कैंडिडेट को सबमिट करते हैं तब उसकी आवश्यकता होती है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में हम कैंडिडेट का फुल लीगल नेम लेंगे, उसका बेस्ट फ़ोन नंबर लेंगे, उसका बेस्ट ईमेल लेंगे, उसकी इंटरव्यू अवेलेबिलिटी लेंगे, उसकी प्रेजेंट लोकेशन जो भी उसका घर है, एड्रेस है, उसका ज़िप कोड लेंगे या फुल होम लोकेशन मतलब एड्रेस लेंगे। उससे हम उसके टाइम अवेलेबिलिटी लेंगे कि अगर हम आपका रेज़्यूमे सबमिट करते हैं या कोई फीडबैक आता है या इंटरव्यू फीडबैक आता है तो व्हाट इज़ द गुड टाइम टू रीच यू, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लेंगे। उससे उसका एजुकेशन बैकग्राउंड उसकी डिटेल्स लेंगे। उससे हम पूछेंगे कि अगर आपको ये जॉब मिल जाती है सो आर यू कंफर्टेबल विद ड्रग बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन एंड ड्रग टेस्ट। अगर वो बोलता है या आई एम कंफर्टेबल तो हम वो भी लेंगे। हम उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। यदि उसको 3 साल का एक्सपीरियंस है और 3 साल के एक्सपीरियंस में उसने कितनी जॉब ज्वाइन की, कितने क्लाइंट्स के साथ काम किया है, कितना काम किया है, वो जॉब क्यों छोड़ी, वो कॉन्ट्रैक्ट थी या फुल टाइम थी, परमानेंट थी, ये सब पूछेंगे हम, ठीक है। सो और उससे उसका पार्शियल डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे। पार्शियल डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ डेट एंड मंथ हम लेते हैं और लास्ट 3 या लास्ट 4 सोशल नंबर लेते हैं। ये तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। अब हम बात करते हैं सबमिशन अकाउंट्स के बारे में। मार्कअप अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं, एक मार्कअप अकाउंट, एक नॉन मार्कअप अकाउंट। मार्कअप अकाउंट्स वो होते हैं जिसमें पे रेट फिक्स होता है क्लाइंट्स के द्वारा, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। क्लाइंट्स ने अगर बोला है $30 तो हमको $30 कैंडिडेट को देना होगा, और अगर क्लाइंट ने बोला है $50 एन आर तो हमको $50 एन आर देना होगा, चाहे लोअर हो या हायर हमको देना होगा। दिस इज़ द मार्कअप अकाउंट। अब हम बात करते हैं नॉन मार्कअप अकाउंट। नॉन मार्कअप अकाउंट में पे रेट हमारे हाथ में होता है। अगर हमारा बिल रेट 75 है तो हम उसे पे रेट 40 भी दे सकते हैं। ये हमारी नेगोशिएशन स्किल्स पे डिपेंड करेगा कि हम उसे कितना पे रेट दे सकते हैं इसमें, और कंपनी के लिए हम कितना बचा सकते हैं, कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये होता है नॉन मार्कअप अकाउंट। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे सबमिशन प्रोसेस की कि सबमिशन प्रोसेस क्या होता है। पहले अगर सबमिशन प्रोसेस के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें जॉब डिस्क्रिप्शन समझना होगा। जॉब डिस्क्रिप्शन जब हम समझ लेंगे उसके बाद हम फर्स्ट कांटेक्ट ईमेल बनाएंगे। फर्स्ट कांटेक्ट ईमेल में जॉब डिस्क्रिप्शन
प्लस हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट कांटेक्ट ईमेल वो ईमेल होता है जब हम किसी कैंडिडेट या कंसल्टेंट से फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, जब हमने जॉब डिस्क्रिप्शन समझ लिया, बूलियन सर्च स्ट्रिंग बना ली और हमने कैंडिडेट का रेज्यूमे सर्च किया, हमें कोई अच्छा कैंडिडेट मिला, हमने उसको फर्स्ट कांटेक्ट ईमेल भेजा या जॉब डिस्क्रिप्शन सेंड किया, फिर हम उसको फ़ोन करेंगे। ठीक है, उसको कॉल लगाएंगे। अगर वो कैंडिडेट कॉल पिक करता है तो हम उसे हम कोशिश करेंगे उसे क्लोज करने की। जब हम उसे कॉल करते हैं तो पहले हम उसे जॉब डिस्क्रिप्शन समझाते हैं, फिर जॉब के बारे में बताते हैं, और अगर कैंडिडेट इंटरेस्टेड होता है तो हम उससे पे रेट नेगोशिएट करते हैं, और जो भी सबमिशन के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हम उससे लेते हैं। हम उसको रेट कंफर्मेशन ईमेल भेजते हैं। जब कैंडिडेट रेट कंफर्मेशन ईमेल पे को रिप्लाई करता है कंफर्मेशन के साथ और अपना अपडेटेड रेज्यूमे भेजता है, फिर हम उसे उसके रेज्यूमे को हमारे टीम लीड या अकाउंट मैनेजर को अप्रूवल के लिए भेजते हैं। अगर अकाउंट मैनेजर या टीम लीड उसे अप्रूव करता है, फिर हम उसके रेज्यूमे को फॉर्मेट करते हैं। हर क्लाइंट का एक फॉर्मेट फिक्स होता है। हमें रेज्यूमे को फॉर्मेटिंग करनी होती है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट नीड। फिर हमें सबमिशन ईमेल बनाना होता है। सबमिशन ईमेल का भी एक फॉर्मेट होता है। हर कंपनी में अपना एक सबमिशन का फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें सबमिशन ईमेल बनाना होता है। जब हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और चेकलिस्ट बना, दोस्तों हम अब बात करेंगे सबमिशन प्रोसेस की। किसी यूएस स्टाफिंग कंपनी में सबमिशन प्रोसेस क्या होती है, आइए जानते हैं। जैसा कि यदि हम एज अ यूएसआईटी रिक्रूटर काम कर रहे हैं, यदि हमें कोई पोजीशन असाइन होती है, सो सबसे पहला हमारा काम होता है उस पोजीशन का जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसे प्रॉपर्ली समझा जाए। जब हम जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर्ली समझ लेते हैं तो फिर हम एक बूलियन सर्च स्ट्रिंग बनाते हैं। बूलियन सर्च स्ट्रिंग जॉब डिस्क्रिप्शन की जो भी स्किल्स होती है उसका मिला जुला रूप होता है, और ये वो स्किल्स होती है जो कि क्लाइंट्स को रिक्वायर्ड होती है। जब हम बूलियन सर्च स्ट्रिंग बना लेते हैं तो बूलियन सर्च स्ट्रिंग की सहायता से हम कैंडिडेट का रेज्यूमे किसी भी यूएस जॉब पोर्टल का यूज़ करते हुए सर्च करते हैं। रेज्यूमे सर्च करने के बाद हमारे सामने काफ़ी सारे रेज्यूमे आते हैं। फिर हम उनमें से कुछ रेज्यूमे को 1 बाय 1 स्क्रीन करते हैं। यदि हमें कोई अच्छा रेज्यूमे मिलता है, फिर हम उस कैंडिडेट को कॉल करते हैं, उस कैंडिडेट को फर्स्ट कांटेक्ट ईमेल भेजते हैं। यदि वो कैंडिडेट इंटरेस्टेड होता है तो उसे क्लोज करते हैं। एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी होती है सबमिशन के लिए वो हम उससे मांग लेते हैं, उसे रेट कंफर्मेशन ईमेल भेज देते हैं और उससे अपडेटेड रेज्यूमे कॉपी मांगते हैं। उसका अपडेटेड रेज्यूमे कॉपी हम लेते हैं। जब वो कैंडिडेट रेट कंफर्मेशन ईमेल कर देता है, फिर हम कैंडिडेट का रेज्यूमे हमारे अकाउंट मैनेजर या टीम लीड के पास अप्रूवल के लिए भेजते हैं। अकाउंट मैनेजर या टीम लीड कैंडिडेट के रेज्यूमे को प्रॉपर्ली चेक करते हैं। अगर उनको लगता है कि ये रेज्यूमे हम सबमिट कर सकते हैं तो हमको अप्रूवल मिल जाता है। जैसे ही हमको अप्रूवल मिलता है, हम कैंडिडेट का जो रेज्यूमे हमको कैंडिडेट से मिला है उसे हम फॉर्मेट करते हैं। हर क्लाइंट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमको कैंडिडेट की रेज्यूमे की फॉर्मेटिंग करनी होती है। जब हम रेज्यूमे की फॉर्मेटिंग पूरी कर लेते हैं, उसके बाद हम सबमिशन ईमेल भेजते हैं। हर कंपनी में एक अलग अलग प्रकार का सबमिशन ईमेल फॉर्मेट होता है जो हमको फॉलो करना होता है। जब हम सबमिशन ईमेल
टीम में भेज देते हैं या अकाउंट मैनेजर को भेज देते हैं, तो अकाउंट मैनेजर प्रॉपर अटैचमेंट के साथ जब हम भेज देते हैं, अब सबमिशन ईमेल में क्या अटैचमेंट होते हैं, जो हमने रेज्यूमे फॉर्मेट किया है वो कॉपी हम उसमें अटैच करते हैं। कैंडिडेट को क्लोज करते समय जो भी हमने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ली है वो एक चेकलिस्ट की सहायता से उसमें पेस्ट कर देते हैं। कैंडिडेट का रेट कंफर्मेशन ईमेल को कॉपी करके अटैच करते हैं, पेस्ट करते हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अकाउंट मैनेजर को भेज देते हैं या टीम लीड को भेज देते हैं। अकाउंट मैनेजर इस ईमेल को, सबमिशन ईमेल को फिर से प्रॉपरली चेक करता है। वो फॉर्मेटेड रेज्यूमे कॉपी चेक करता है। यदि अकाउंट मैनेजर को लगता है कि अब हम ये रेज्यूमे सबमिट कर सकते हैं, तो उसके बाद अकाउंट मैनेजर उस रेज्यूमे को, उस कैंडिडेट को वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम की सहायता से क्लाइंट को सबमिट कर देता है। अब मान लीजिए अगर हमने किसी पोजीशन पे 1 या 2 घंटे में कोई रेज्यूमे क्लोज किया है या सबमिट किया है और शाम तक वो क्लाइंट उसको शॉर्टलिस्ट कर लेता है। शॉर्टलिस्ट का मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट को वो रेज्यूमे पसंद आया है, और नेक्स्ट डे यदि हमको क्लाइंट अगर नेक्स्ट डे हमको इंटरव्यू रिक्वेस्ट करता है, फिर हम कैंडिडेट को अगेन या तो रिक्रूटर कॉल करेगा या अकाउंट मैनेजर विल कॉल द कैंडिडेट, और हम उसको पुनः एक इंटरव्यू कंफर्मेशन ईमेल सेंड करते हैं। इसके बाद क्या होगा कि कैंडिडेट उस इंटरव्यू कंफर्मेशन ईमेल को कंफर्म कर देगा। अब इस इंटरव्यू कंफर्मेशन ईमेल में क्या होता है, हम उससे इस ईमेल में क्लाइंट, पे रेट जो भी हमने उसको दिया, जॉब आईडी, जॉब लोकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, और उसका जो फॉर्मेटेड रेज्यूमे कॉपी है वो पेस्ट करते हैं और उसको भेजते हैं। कैंडिडेट ये सारी चीज़ें देखता है, उसके बाद वो इंटरव्यू कंफर्मेशन ईमेल कंफर्म करता है। अब क्या होगा कि इंटरव्यू से पहले हम अगेन कैंडिडेट का एक प्रेप कॉल अरेंज करते हैं। प्रेप कॉल में कैंडिडेट की प्रिपरेशन करवाई जाती है। उसे बताया जाता है कि इंटरव्यू कैसे होगा या इंटरव्यू के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, उसे कैसे आंसर करना है। सो इसमें प्रेप कॉल में इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो एक ईमेल हम कैंडिडेट को पुनः भेजते हैं प्रेप कॉल के लिए। तो एक फ़िक्स टाइम पे के लिए कैंडिडेट हमें वो ईमेल मतलब कंफर्म कर देता है। फिर हमारे जो अकाउंट मैनेजर उसको पुनः उसी फिक्स टाइम पे कॉल करके उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है। और इसके बाद इंटरव्यू से पहले रिक्रूटर का काम होता है कि कैंडिडेट को रिमाइंड करवाएं इंटरव्यू के लिए, वो इंटरव्यू पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, या उसे कुछ एड्रेस ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है, या उसे कार पार्किंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, या उसे जो भी सहायता चाहिए वो हम देते हैं। यदि कैंडिडेट सक्सेसफुली अपना इंटरव्यू दे देता है तो हम उसे कुछ समय बाद वापस से कॉल करते हैं। रिक्रूटर विल कॉल द कंसल्टेंट और उससे फीडबैक लेता है कि कैसा है, हाउ वाज योर इंटरव्यू, कैसा इंटरव्यू। अगर कैंडिडेट को लगता है, कैंडिडेट कॉन्फिडेंट है तो बोलता है या इट वाज गुड। और हमसे पूछते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द इंटरव्यू का ड्यूरेशन कितना था। अगर कैंडिडेट को लगता है कि इट वाज नॉट गुड, कैंडिडेट विल से यस। ये सारे फीडबैक लेने के बाद हम हमारे अकाउंट मैनेजर को देते हैं। अब यदि क्लाइंट, हमारा जो भी क्लाइंट है उसको अगर कैंडिडेट पसंद आता है तो वो ऑफ़र, या तो वो सेकंड राउंड
इंटरव्यू के लिए बोलेगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, उससे बात करेंगे, हमारे अकाउंट मैनेजर उससे बात करेंगे और उसे सेकंड राउंड इंटरव्यू के एक कंफर्मेशन ईमेल भेज देंगे। कंफर्म कैंडिडेट फिर से कंफर्म करेगा। यदि कर देता है तो फिर हम उसे इंटरव्यू से पहले रिमाइंड करवाएंगे ये, और कैंडिडेट का इंटरव्यू होने के बाद फिर हम उससे फीडबैक लेंगे। हाउ वाज योर इंटरव्यू, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ योर इंटरव्यू, हाउ मेनी क्वेश्चंस दे आस्क्ड यू, ये पूछेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके फिर हम अकाउंट मैनेजर को शेयर करेंगे, अकाउंट मैनेजर के साथ शेयर करेंगे। यदि क्लाइंट्स को ये कैंडिडेट पसंद आता है, हमारा जो क्लाइंट है, तो वो ऑफ़र रिलीज़ करेगा। फिर हम कैंडिडेट से बात करके उससे ऑफ़र कंफर्मेशन करवाएंगे, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन हमें रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंटेशन लेके ऑन बोर्डिंग प्रोसेस में हेल्प करेंगे। और अब हम बात करते हैं इंसेंटिव की। यदि हमारा जो कैंडिडेट है वो सक्सेसफुली ऑन बोर्डिंग एजुकेशन बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और ड्रग टेस्ट और ऑन बोर्डिंग प्रोसेस पूरा करता है और 1 महीने 160 आवर्स पूरा करता है, तो वी आर एलिजिबल फॉर इंसेंटिव। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने ऐसे काफ़ी मेहनत से तैयार किया है और ऑलमोस्ट इसमें सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। यदि कोई टॉपिक इसमें मिस है या कोई सब्जेक्ट मिस है तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में लाने की पूरी कोशिश करूँगा, या नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, सो डैट आपको उससे कुछ सहायता हो। सो आशा करता हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इसमें जो टॉपिक कवर किए हैं वो रिक्रूटमेंट, आपको इसमें मैंने बताया है यूएस स्टाफिंग कंपनी क्या है, यूएसआईटी रिक्रूटर क्या है, यूएसआईटी रिक्रूटमेंट क्या है, W2 क्या है, 1099 क्या है, टेक्सटम क्या है, कॉप टू कॉप क्या है, कॉलिंग स्क्रिप्ट क्या है, वॉइस मैसेज कैसे छोड़ना है, मार्कअप अकाउंट क्या है, नॉन मार्कअप अकाउंट क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे समझना है, बूलियन सर्च स्ट्रिंग भी बनाना है आपको, यूएस जॉब पोर्टल के बारे में बताया है मैंने, ATS के बारे में बताया है। सो सारी चीज़ें मैंने ये कवर की है। सो फ्रेंड्स, आई होप मुझे लगता है ये आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड thanks for watching, and we will meet you next video.